डाला करते हैं। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को आवश्यकता हुई तो सारे देश भर में सड़कों पर निपटेंगे। हमारे वोटों की चोरी होगी तो इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगी। जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुनकर नहीं जाएगी, जिसको चुनना नहीं चाहती वही चुन जाएगी। वोटों की चोरी हो जाएगी, रोकना होगा। अभी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 2019 की दूसरी केस लेकर जा रहे हैं। मोदी घोटाला करके चुनाव जीत के आया है। रिकॉर्ड हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने ऐलानिया कह रहा, बीजेपी की सरकार ने गोगोई के पीछे गौरव लगाया। वो दौलत ने गोगोई पर आरोप लगाया, इसने चरित्र नहीं किया और उसको प्रेशर में लेकर उससे ये फैसला है। वो बंदी बोलता है जस्टिस गोगोई ने जो अपना जीवन चरित्र लिखा उसने लिखा। जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं लिखा। तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। और मेरी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन होने वाला है। तो मैं देखता हूं कैसे उनको भी नागरिकता के अधिकार से वंचित करना। तो मैं सबक आपको समझा रहा हूं, जब भारत में, कच्छ में नहीं, भारत में, सारे देश भर में जब भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन चलेगा तो समझ जाने का कि तुम्हारा नंबर लगने वाला। क्योंकि ये लोग भाजपा वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये जब मुसलमानों के विरोध में आंदोलन चलाते हैं तो मुसलमान देश में 15% है और SC, ST, OBC के लोग 74.5% है। अगर ये इकट्ठा हो गए तो राज इनका आ सकता है, नहीं आना चाहिए। इसलिए इनको कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। SC, ST, OBC के लोगों को ये लोग कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। कैसे भाई? मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे है? क्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें हमारे लोगों को चौथे वर्ण में शूद्र बनाया? नहीं बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया। जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। अस्पृश्यता मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने का काम मुसलमानों ने किया? नहीं किया। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा मुसलमानों ने? नहीं थोपा। महिलाओं को दास बनाने का काम मुसलमानों ने किया? SC, ST, OBC की महिलाओं को? नहीं किया। आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मुसलमानों ने मजबूर किया? नहीं किया। फिर मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? किस आधार पर मुसलमान हमारे दुश्मन है? इसमें एक भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये तो उन लोगों ने किया जिनको इस देश में बड़ा सज्जन माना जाता। अरे बहुत सज्जन पंडित जी, बहुत सज्जन। ये तो सबसे ज्यादा सज्जन लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। और गांव के लोग तो कहते हैं ये तो देव बाबा है। गांव के लोग कहते हैं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं भाई, सही बात। हम तो देहाती लोग हैं, देहाती अनुभव बता रहा हूं। इन लोगों ने ये सारा का सारा किया, इन लोगों ने किया और आज तक आजादी मिलने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कर रहे हैं। आज भी SC, ST के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा लाखों की संख्या में एट्रोसिटीज होती है। कोई आदिवासी आदमी पुलिस चौकी में जाकर FIR दाखिल नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। कोई मुसलमान यदि पुलिस चौकी में जाकर FIR दाखिल करने के लिए जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज कांस्टेबल को कहता है पहले इसको अंदर करो। तो कांस्टेबल पूछता है कि कौन से धारा में करें? धारा बाद में बताऊंगा, पहले अंदर करो। पहले इसको अंदर करो, धारा बाद में बताऊंगा। तो उसको अंदर करता है, फिर पूछता है इंस्पेक्टर साहब कौन सी धारा लगाए? अबे धारा लगाने की क्या जरूरत है, रहने दे थोड़ा देर उधर अंदर। तो बगैर धारा के अंदर रख देते हैं और शाम के 5 बजे बोले छोड़ दे, बगैर धारा के अंदर देते। कोई कानून नहीं है। अबे वकील है ऐसा कोई कानून?
कोई वकील को पूछ ले, हाई कोर्ट में वकालत करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है ना, उसको भी मैं ही सलाह देता हूं, ऐसा नहीं, ऐसा करना, मगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोर्ट में जज के सामने भी मैं बोल सकता हूं, मगर सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मुझे वकीलों को लगाना पड़ता है। और फिर मैं वकीलों को लगाता हूं, वकीलों को पैसा नहीं देता हूं, वकीलों से लेता हूं, वकीलों से चंदा लेता हूं। वकीलों का मेरा ऑल इंडिया का संगठन है। वकीलों से 10, 20, 25, 50 लाख रुपया साल में लेता हूं कि नहीं? उतने वकील को बोल देना। मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। मेरे लिए वकील जहां जाऊंगा वहां वकील लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, मुझे पैसा नहीं देना पड़ता है। क्यों? नरेंद्र मोदी कहता है, अरे मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा, कहता नरेंद्र मोदी। अरे एक ऐसा फकीर आदमी है, 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा। साला अजीब किस्म का फकीर आदमी है नरेंद्र मोदी। 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। हैदराबाद की संस्था ने आंकड़े घोषित किए, 60,000 करोड़ खर्चा हुआ सारे पार्टियों का, अकेले नरेंद्र मोदी का खर्चा 27,000 करोड़ रुपया। साला बड़ा अजीब फकीर है, 27,000 करोड़ खर्चा करता है। आपके सामने, यहां देखो, आपके सामने हमने चंदा इकट्ठा किया, आपके सामने लोगों ने दिया, आपके सामने फोटो मैंने उसका निकाला। क्यों? सफेद है भाई, काला धन थोड़ी है जो हम साले छुप कर ले लें। खुल्लम खुल्ला लेते हैं और फोटो निकाल कर लेते हैं। काला धन नहीं है जो हम छुप कर लेते हैं। हमारे लोगों के मेहनत का, पसीने का पैसा है, वो लेते हैं। सारे देश भर में लेते हैं। हर जगह लोग लाइन लगाकर मुझे पैसा देते हैं और मेरे पास 10 बाय 10 का रूम नहीं है। कोई भारत का आदमी नहीं बता सकता कि वामन मेश्राम के पास 10 बाय 10 का कोई कमरा है। अरे कमरा तो छोड़ो, झोपड़ा नहीं है। मेरे बाप दादा की संपत्ति मेरे हिस्से में आई करोड़ों रुपए की। करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने संगठन को दान कर दिया। मेरी मिसेस और मैंने स्टैंप पेपर पर लिख के पुणे में सार्वजनिक रूप से दान कर दिया। रिकॉर्डेड है। करोड़ों की संपत्ति। मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं कि सीए के समस्या को लेकर जब मैं आसाम से दिल्ली आया तो दिल्ली में आते ही सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया। जब सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया तो पहले के भारत बंद से ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि मुसलमान भी बड़ी संख्या में उसमें शामिल थे। क्योंकि उनको बात समझ में आई कि 5 लाख आसाम में हमको निकाल दिया। नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने अगर ये कानून सारे देश भर में लागू कर दिया, जो संसद में पास किया, तो करोड़ों मुसलमानों का नंबर लग जाएगा। तो करोड़ों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर आकर भारत बंद में साथ दिया। पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। और तब से लेकर अब तक सीए का कानून, नरेंद्र मोदी का सीए का कानून मैंने कचरा कुंडी में डाला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने पास किया हुआ कानून कचरा कुंडी में डाला हुआ है। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। चलो मान लेता हूं, बहुत ताकतवर है। चलो मान लेता हूं, नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। चलो मान लेता हूं, मगर उसका कानून मैंने कचरा कुंडी में डाल दिया तो उससे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर वो ताकतवर है तो कानून लागू करके दिखाता। उसका कानून अगर कचरा कुंडी में मैंने डाला हुआ है तो इसका मतलब हमारी भी संगठन शक्ति इतनी है कि सरकार को हम वो कानून लागू करने के लिए रोक लगा सकते हैं। रोक लगाया हुआ है।
अभी तक उस कानून का रूल्स फ्रेम नहीं हुआ। कानून अमल में लाने की बात तो छोड़ो, बगैर रूल्स के कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। और नरेंद्र मोदी को मैंने पहले भी चेतावनी दी, दोबारा देता हूं, यदि सीए का कानून लागू करने की कोशिश की, दोबारा भारत बंद कर दूंगा, दोबारा भारत बंद कर दूंगा, चेतावनी दी। क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए प्रादेशिक बंद नहीं कर सकता, वो राष्ट्रीय बंद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं भारत बंद करता हूं। इसलिए साथियों, मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि संगठित शक्ति के बल पर हमने हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। सबूतों के साथ बोल रहा हूं, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं बोल रहा हूं। सरकार को भी मालूम है और मैं तो जानता ही हूं क्या सबूत मेरे पास है और क्या नहीं। इसलिए साथियों, मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दों पर 25 मई 2022 को भारत बंद का ऐलान चौधरी विकास पटेल जी, खड़े हो जाइए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछड़े वर्ग के, इन्होंने ऐलान किया भारत बंद करेंगे ओबीसी की जाति आधारित गिनती का। कि मैंने कहा न्यायपूर्ण बात है, न्यायिक मांग है, सही मांग है। हमने सारे देश भर में इनके भारत बंद का समर्थन कर दिया। ये संगठन, ये आंदोलन केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संगठन नहीं है, ये ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों का भी संगठन है। और हम सारे देश भर में मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी एक पिछड़े वर्ग का आदमी, देश का प्रधानमंत्री है। निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को गौरव होना चाहिए, मगर वो पिछड़े वर्ग के लिए कोई एक काम किया, ये तो बताए, एक काम किया पिछड़े वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी ने एक काम किया, एक तो बताए। अभी तक गिनती करने के लिए एक काम भी नरेंद्र मोदी नहीं बता सकते। अभी नीट का मामला खड़ा था, मेडिकल साइंस में एडमिशन का ओबीसी का मुद्दा था। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, और उसके ही मंत्रालय में ओबीसी का मामला, एजुकेशन मिनिस्टर भी ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, उसी के मंत्रालय में विषय ओबीसी के बच्चों के मेडिकल एडमिशन का विषय नहीं किया। तो हमने सारे देश भर में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, केवल कागज में मेमोरेंडम दिया, कागज में मेमोरेंडम दिया। तो कागज का मेमोरेंडम गया पीएमओ ऑफिस, और पीएमओ ऑफिस में अभी वामन मेश्राम के नाम की फाइल बनी हुई है, फाइल बनी, उसको बोले वामन मेश्राम। डेली रिपोर्टिंग, डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी पीएमओ को डेली रिपोर्टिंग करने के लिए कहा कि क्यों? क्योंकि मैं डेली कर रहा हूं, एक दिन कर रहा हूं और महीना भर आराम कर रहा है, नहीं नहीं, डेली कर रहा हूं। तो डेली रिपोर्टिंग मांग रहा है पीएम। तो जिलाधिकारी कार्यालय में हमने कागज में केवल मेमोरेंडम दिया, ये ओबीसी के बच्चों का नीट का मामला हल किया जाए। तो गया फाइल में, अरे तो वामन मेश्राम का लग रहा है, तो वामन मेश्राम का लग रहा है। हाँ, वामन मेश्राम का ही, देखो उसमें भारत बंद लिखा है। भारत बंद तो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं होगा, मगर आखिरी में तो वो भारत बंद ही करता है। लिखा हुआ नहीं है मगर आखिरी में वो भारत बंद ही करता है, 2 बार कर चुका है।
क्या करें? भाजपा के लोगों ने नरेंद्र मोदी को सलाह दिया कि अगर रमन करते हैं तो वामन मेश्राम सारे देश भर में ढिंडोरा पीटेगा कि देखो हमारे निवेदन की वजह से इसे अमल करना पड़ा, ढिंडोरा पीटेगा। इसलिए क्या करो, इसका श्रेय वामन मेश्राम को नहीं भाजपा को मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भाजपा ने बताया नरेंद्र मोदी को कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है और 28 ओबीसी के मंत्री हैं। उसमें 8-9 मंत्रियों का डेलीगेशन नरेंद्र मोदी को मिले और नरेंद्र मोदी को मांग करे कि नीट का ओबीसी के बच्चों का मामला हल किया जाए। मिनिस्टर डेलीगेशन दे रहा है, मिनिस्टर मेमोरेंडम दे रहा है, वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा है और सड़कों पर घूमकर निवेदन दे रहा है और मिनिस्टर जिसको फैसला लेने का अधिकार है वो भी मेमोरेंडम दे रहा है। तो मिनिस्टर में और वामन मेश्राम में क्या फर्क है? चला, ऐसे मिनिस्टर को रखने का क्या मतलब है जो फैसले नहीं ले सकता? ऐसे मिनिस्टरों को रखने का क्या मतलब है जो फैसला लेने का अधिकार नहीं है? निवेदन दिया, फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन कहा ठीक है इस पर अमल करते हैं। अखबार वालों ने लिखा इसको भाजपा का श्रेय है, मगर हमारे लोगों ने सारे देश भर में बात फैलाई, अरे हमारे निवेदन की वजह से सरकार ने ऐसा किया। अभी राजस्थान में गया, कल परसों की बात है, हमारे लोगों ने, जो हमारे संगठन के बाहर के लोग हैं, उन्होंने, वो लड़के ने मूछ रखा था तो उसको मार दिया। कहा पाली की बात, 10 लाख रुपए मांगा अशोक गहलोत। सरकार बोली हाँ ना, कुछ नहीं बोली। मेरे को टेलीफोन आया कि ये जो ऑल इंडिया का भारत बंद कर रहे हो उसमें 11वां मुद्दा उसका भी डालो। मैंने कहा डाल देते, डाल दिया। दूसरे दिन अशोक गहलोत ने कहा 50 लाख दिया जाएगा। अभी कल तो परसों की बात बोल रहा हूं, जो 10 लाख देने के लिए तैयार नहीं था उसने 50 लाख का ऐलान किया और कहा एक नौकरी भी देंगे। मांगा नहीं हमने, देना पड़ा। क्यों? संगठित शक्ति के बल पर। जो हमारी संगठित शक्ति है, हम मांग नहीं रहे हैं, हमारी ताकत है। उनको मालूम है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये 52% लोग हैं, अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये मेश्राम के साथ चले जाएंगे। अगर मेश्राम के साथ चले गए तो अगले चुनाव में सरकार ही उनकी हो जाएगी। तो साले एक फैसला क्या 1000 फैसला हो जाएगा, तो ज्यादा खतरनाक मामला है। इसलिए उनकी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। आपको 2 और बातें बताता हूं, बहुत अहम बातें हैं, सबूत के साथ। आजकल मोहन भागवत ने बयान दिया, आप लोगों ने सुना होगा। मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक, बयान दिया। क्या बयान दिया? हम केंद्र सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मोहन भागवत ने कहा। ये मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए नामधारी प्राइम मिनिस्टर है। इसके सारे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए नामधारी रखा हुआ है। ये मैं ही देश में कह रहा हूं, किसी की औकात नहीं ये बात कहने की, मैं ही कह रहा हूं सारे देश भर में। इसलिए मोहन भागवत को ये बयान देना पड़ा कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। मैंने कहा था सरकार आरएसएस फैसला कर दी, तो मोहन भागवत को यह जवाब देना पड़ा कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये अर्थ है शब्दशः शाब्दिक अर्थ। दूसरा अर्थ है ध्वनि तक, एक ध्वनि निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। ध्वनि क्या निकलती है? डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं, मगर कभी कभी
करते हैं। जब SC ST OBC माइनॉरिटी का समस्या का समाधान करने का समय आता है तब हस्तक्षेप करते हैं। ये ध्वनि निकलती है, ये आवाज निकलती है। तो वाक्य का एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक ध्वनित अर्थ होता है। ये हमारी वजह से RSS ने सरसंघ चालक को बोलना पड़ा। ये माइक पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं रिकॉर्ड में ही बोलता हूं हर चीज। पुलिस वालों को भी रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे से ले ले, मुफ्त में दे देता हूं। मैं कोई भी बात रिकॉर्ड में ही बोलता हूं। और न्यूयॉर्क में भी सुन रहा है आदमी, लंदन में भी सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सुन रहा है, न्यूजीलैंड में भी सुन रहा है, गल्फ में भी सुन रहा है। संकेत बोल रहा है MNTV का आदमी, पूछो। मैं यहां जो बोल रहा हूं वो वहां लोग सुन रहे, दुनिया में सुन रहे। काल्पनिक बातें नहीं है। पहले हमारी कोई खबर नहीं छापी जाती थी, अब दुनिया में हमारी आवाज पहुंच रही है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया, दुनिया का मीडिया है। दुनिया में आवाज पहुंच रही है तो लोगों को मालूम हो रहा है भारत में क्या हो रहा है। दूसरी बात, मुझे बार बार मुसलमान लोग मिलने के लिए आते थे। मुसलमान मिलने के लिए आते, कहते थे मेहसान जी हमको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। किस चीज का? हमको बार बार कहा जाता है चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। जब साला पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? जब पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? मगर ऐसा कहते तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। आप कुछ करो। मैंने कहा तुम्हारे मुसलमानों के बहुत नेता लोग हैं, उनसे कहो। कहा वो करने वाले नहीं है, मुसलमानों के नेता करने वाले नहीं है, आप भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा क्रिटिकल मामला है यार, जल्दी में मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। 2-3 साल लग गए रास्ता निकालने के लिए। 3 साल के बाद मुसलमानों का कार्यक्रम लिया और वहां घोषित कर दिया भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी हैं, कोई विदेशी नहीं है, भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी है। जब ऐसा घोषित किया तो मोहन भागवत को बयान देना पड़ा, RSS के मोहन भागवत को बयान देना पड़ा कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। साली उल्टी कर दिया, पहले जो बोलता था उल्टी कर दिया। हमारे संगठित शक्ति का प्रभाव बोल रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये आवाज केवल वामन मेश्राम की नहीं है, उनको मालूम है, तो इसलिए बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया है। डर है, हमारी वजह से ही इस देश में EVM को लाया गया कि कहीं ये EVM, कहीं इनकी आवाज बैलेट बॉक्स में रूपांतरित ना हो जाए, कहीं ये सारी सरकार ना बना ले। इस वजह से वोटों की चोरी करने के लिए EVM लाया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उसने मेरी बात स्वीकार किया, कहा कि सारे EVM को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरी बात को स्वीकार किया। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरे से ले लेना। पेपर ट्रेल मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के घोटाले को पकड़ने वाली मशीन है, क्योंकि EVM मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारी दुनिया के लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं। मगर पेपर ट्रेल मशीन में कागज का सबूत होता है और कागज का सबूत ट्रांसफरेबल नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमने जीता 24 अप्रैल 2017 और उसके विरोध में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि तो 2019 में भी घोटाले से हमारी सरकार बनाने का आपने वादा किया था। वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया।
ये वामन मेश्राम की टांग हटाओ। कांग्रेस ने कहा सरकार तो आपकी है, हमें क्यों हटाने के लिए बोल रहे हो? सरकार तो आपकी है। कहा सरकार आपकी है मगर वादा तो आपने किया कि सरकार 2 बार बनाएंगे। तो कहा आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाओ। सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए और 50% मिलान करने की मांग किया। तो हमारे वकील ने कहा अरे 8 अक्टूबर 2013 को 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो? अजीब वकील हो भाई। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का 100% ऑर्डर दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो? जस्टिस गोगोई, बीजेपी की सरकार ने, ऐलानिया कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार ने गोगोई के पीछे एक औरत को लगा दिया। उस औरत ने गोगोई पर आरोप लगाया इसने चरित्र हनन किया और उसको प्रेशर में लेकर उससे ये फैसला करवाया। ओपनली बोल रहा हूं, जस्टिस गोगोई ने जो अपना जीवन चरित्र लिखा उसमें लिखा, जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने लिखा सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। सही कहा रे तूने भाई, तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस, और मेरी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन होने वाला है, तो मैं देखता हूं कैसे घोटाला करते हैं। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को आवश्यकता हुई तो सारे देश भर में सड़कों पर निपटेंगे। हमारे वोटों की चोरी होगी तो इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगी। जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुनकर नहीं आएगा, जिसको चुनना नहीं चाहती वही चुनकर आएगा। तो वोटों की चोरी हो जाएगी। रोकना होगा, रोकेंगे। अभी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 2019 की दूसरी केस लेकर जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीत के आया है। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड करो। नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनकर आया है। अगर नरेंद्र मोदी में औकात है मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दे। उसको तो एफआईआर दाखिल करने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। उसके चपरासी को भी कहा तो एफआईआर हो जाएगा। फिर मैं दिखाता हूं मेरे सबूत कितने हैं कोर्ट में, है? फिर सबूत फेंक के मारता हूं जज के मुंह पर। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का कागज बचाकर रखना था, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में जला दिया। मेरे पास सबूत है। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का डाटा रखना था, 4 महीने में जला दिया। क्यों जलाया भाई? है? सबूत नष्ट करना इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। पुलिस लोग बैठे, पुलिस लोगों को मालूम है इंडियन पीनल कोड में सबूत नष्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस। मैं क्रिमिनल ऑफेंस भी जानता हूं, कौन सा क्रिमिनल है और कौन सा नॉन क्रिमिनल है ये भी जानता हूं। वकील नहीं हूं मगर जानता हूं। लड़ाई लड़ना पड़ेगा भाई। सबूतों को नष्ट करना एक काम किया गया और इसके हमारे पास सबूत है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर पेपर ट्रेल मशीन का डाटा नष्ट नहीं किया होता तो वो सबूत रहता। तो वो सबूत हमारे पास में है कि तुम लोगों ने वो डाटा नष्ट किया। अगर तुमने ईमानदारी से चुनाव जीता होता तो फिर नष्ट क्यों किया? बहुत सारे, एक बताया ये विलन, बहुत सारे और भी है। इसलिए ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी और बड़े पैमाने पर देश भर में लड़ी जाएगी। अगर आप ज्यादा संख्या में और ज्यादा अपने लोगों को जगाकर अगर इस आंदोलन के समर्थन में खड़े करते हो तो जल्दी मामला रफा दफा हो जाएगा। मगर 10 साल तक मैं भारत बंद करूंगा। 6 महीने में 1 बार भारत बंद, साल में 2 बार भारत बंद, 10 साल में 20 बार भारत बंद। क्यों? अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापते, टीवी वाले मेरी खबर नहीं दिखाते, इसलिए मुझे भारत बंद करना पड़ रहा है। भारत बंद करने से क्या होगा? लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं।
अगर अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापेंगे तो मुझे ये लड़ाई इस तरह से लड़नी होगी। इसलिए साथियों, आप लोगों को घर में जाकर, यहां बैठे हुए हो, अभी जब घर में जाओगे तो आप लोगों को अपना 10 का कोटा फिक्स करो कि मुझे आने वाले समय में 10 लोगों को जागृत करना है। जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी रफा दफा हो जाएगा। इन लोगों का मामला जो है जल्दी रफा दफा हो जाएगा। केवल आप लोगों को ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपने जिले में, तहसील में, गांव में काम करने के लिए बोल रहा हूं, देश में काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देश में तो मैं हूं, देश में मैं हूं। आप अपने गांव को, तहसील को, ब्लॉक को, जिले को संभालो, बाकी मैं देख लेता। अगर आपने ऐसा किया तो इस देश में समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, इस देश में सफाई का काम करने वाले लोग हैं, सफाई का काम करने वाले लोग हैं, मगर उनको 3-3 महीने, 6-6 महीने सैलरी नहीं देते। अजीब किस्म की बात है। पुलिस वाले लोग हैं, पुलिस वालों का देखो, पुलिस वालों को 12-12, 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, मगर चपरासी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलती है उतनी सैलरी भी पुलिस वालों को नहीं देते। जो चपरासी को सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलती है उतनी सैलरी भी पुलिस वालों को नहीं देते। 16-16, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। देखो रिकॉर्ड देखो। सब लोगों के साथ न्याय होगा। ये लड़ाई जिनके जिनके साथ भी अन्याय होता है वो सभी लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए आभार, धन्यवाद।